हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआईएमसी का जो एग्जामिनेशन है वो 12th और 13 सितंबर को होने वाला है, जिनमें से 13 सितंबर को जो आपका पेपर होगा ये पेपर होगा जीके का। इसी जीके के पेपर की आप लोगों की कितनी अच्छी प्रिपरेशन है उसी को इवैल्यूएट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए दो मॉडल पेपर रखे थे, ठीक है, जिनमें आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर 1 जो था वो 1 ऑफ सितंबर से लेकर 2 ऑफ सितंबर तक लाइव था। उसके बाद हमने बात की मॉडल पेपर नंबर 2 की, तो ये जो पेपर था ये 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक आप लोगों के बीच में लाइव था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों के जितने भी मार्क्स आए, ठीक है, उनमें से जो टॉप 3 रैंकर हैं उनके मार्क्स मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ ताकि बाकियों को भी पता चले कि एग्जामिनेशन में बाकी बच्चों के प्रिपरेशन का लेवल क्या है। उस अकॉर्डिंग बाकी के जो बच्चे हैं वो भी अपने इम्प्रूवमेंट कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इस टेस्ट को देने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चों की कुछ क्वेरीज थी कि हम लोग किस टाइप से मार्क्स को बढ़ा सके, ठीक है। साथ में आप लोगों ने ये भी पूछा था कि आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप लोगों के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और बेसिकली इन क्वेश्चंस को जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है या जिन लोगों को पता नहीं था इस टेस्ट के बारे में, वो लोग इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर था वो एज इट इज अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें वो लोग देख सकते हैं। और कुछ बच्चों के लॉगिन इशू आ रहा था जिस कारण से वो लोग बाद में लॉगिन करके जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स हैं, वो नहीं देख पा रहे थे। तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा और उनके आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो एंड तक देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि मैं टॉपर्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ इस टेस्ट में, ठीक है। जो भी मेरे पास स्टूडेंट ने अपीयर हुए थे और इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन दिया है, उनमें से टॉप 3 की अगर बात करूं तो यहाँ पे दो बच्चों के रैंक जो थे, मार्क्स, वो एकदम इक्विवेलेंट थे, 65-65 मार्क्स थे। तो इन दोनों बच्चों को मैं रैंक 1 काउंट करता हूं, जबकि रैंक 2 और 3 आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रेयांश है, आयुष वर्मा और आयुष पांडे, ठीक है, सोमाग्नि पाठक, इन चारों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए इस एग्जामिनेशन को दिया है और उम्मीद करूंगा कि आप इसी टाइप के मार्क्स जो हैं आरआईएमसी का जब एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा वहां पे भी आप लोग स्कोर करेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी थे बच्चे, उन लोगों के लिए सजेशंस क्या होंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम उन लोगों को ये टेस्ट देने में आ रही है और उनको वो लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, तो आप लोग उस टाइम पे सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे जब आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज अपने मन में लाइए कि आप आरआईएमसी का एग्जाम क्यों देना चाह रहे हैं, आप आरआईएमसी में एडमिशन क्यों चाह रहे हैं। अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो आप इजीली मोटिवेट होंगे और उसी के साथ इजीली बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए कि आप आरआईएमसी में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, आपका मोटिवेशन क्या है वहां जाने का, ठीक है। अगली जो यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिला, टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चों ने ये देखा कि आप लोगों को जो टाइमिंग है वो मिलेगा सिर्फ 60 मिनट और इसी 60 मिनट में आपको करने हैं 75 क्वेश्चन। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना भी है और क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसे ओएमआर के अंदर इस टाइप से आप बबल को भी फिल करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को टाइम में बहुत दिक्कत आने वाली है क्योंकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, ठीक है, तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। एटलीस्ट 75 नहीं तो आप 70 क्वेश्चन तक तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसको इजीली फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये रेडी रेकनिंग रहना है कि भैया ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, तुरंत आपने एग्जैक्ट जो फ्रेम गिवन होगा वहां पे बबल को फिल करें ताकि आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाए, ठीक है। और कोशिश करें कि आपका जो माइंड है वो पेपर से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि
अगर डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप ये मानते हैं कि 5 to 10 मिनट्स आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। और अगर 5 to 10 मिनट वेस्ट हो रहा है दैट मीन्स आप समझ पा रहे हैं कि आप अपने टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट कर देंगे पेपर के अंदर। तो जितना हो सके आप फोकस्ड रहें, और फोकस्ड रहने के साथ साथ क्वेश्चन को जितने रैपिडली सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। तो इस टाइप से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का बेटर ऑप्शन मैं आपको ये भी दे दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों ने देखे हो 1 और 2 इयर्स के आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, उनको जब आपने सॉल्व किया हो तो उस टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करें, ठीक है। तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपका मैथ्स, इंग्लिश और जीके तीनों में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, जिससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट जो है वो इजीली बना रहेगा और मेंटेन्ड रहेगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि अब हम कैसे करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो चूंकि आप लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की जो थ्योरी है आप लोगों को, ठीक है, उसकी जगह अब आप लोग आ जाएं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने पे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आप लोगों की अभी तक थ्योरी चल रही कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, अब आपके लिए ये टाइम नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी आप ऐसे टेस्ट दोगे, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उनसे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब कुछ नया सीखने पे ज्यादा फोकस मत करो, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, और साथ ही में रिवीजन करने के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड लास्ट, सबसे बेटर थिंग जो है कि आप लोग जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऑप्शंस को भी टिक मार्क किया है जो कि कहीं से भी दूर दूर से भी इसका आंसर नहीं लगता है, ठीक है। तो आपका जो गेस वर्क है ना उस पे आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है। अब बेसिकली आपको पता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट सपोज करो कि आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया कि भैया जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कौन है, ठीक है। अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे सपोज करते हैं एक में दे दिया गया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरे के अंदर आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है, राइटिंग को आप लोग समझ लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद कहना चाह रहा हूं मैं। दूसरे के अंदर आपको दे दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तीसरे के अंदर आप लोगों को दे दिया गया है जस्ट लाइक मोहनदास करमचंद्र गांधी, ठीक है, या फिर आप लोग गांधी जी बोल सकते हैं। और फोर्थ के अंदर आप लोगों को दे दिया गया है जस्ट लाइक सपोज कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे जो वर्क कर रहे हो, अब बेसिकली देखो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे बताना ही नहीं चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप इजीली आंसर देंगे जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो बच्चों ने गेस वर्क किया है, जिन्हें पता नहीं था, ठीक है, उन्होंने क्या आइडिया लगाया, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने जस्ट हाँ भैया गांधी जी का नाम सुना है, गांधी जी पे टिक मार दो। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे, आपको ये पता है कि भैया गांधी जी ने कोई भी पर्टिकुलर रोल नहीं निभाया था, ठीक है, वो आए ही नहीं थे किसी मिनिस्ट्री में या किसी में अपना पद लेने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी को अगर आप लोग टिक करते हैं तो ये तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इन्होंने कोई पद ही नहीं लिया तो आप इन्हें कैसे टिक कर सकते हो। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये क्लिक होता है कि भैया गांधी जी तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है, अब आपके चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, अगर सपोज करो आपको इन चारों ऑप्शन में गेस करना हो तो आपके चांसेस क्या हैं, 25% है सही होने के। लेकिन अगर आप 3 के अंदर गेस करोगे तो आपके सही होने के चांसेस क्या होंगे, 33.33% हो जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस देख रहे हो बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों ने ये दिमाग लगा दिया कि भैया हमने राजेंद्र प्रसाद का तो नाम सुना था, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तो भैया ये भी नहीं हो सकते। तो जैसे ही आप पहुंच गए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, अब आपके चांसेस क्या है, 50-50% है, या तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट होगा या वल्लभ भाई पटेल होगा। तो ऐसे में अगर आप लोगों को कंफर्म नहीं है कि भैया दोनों में से आंसर कौन सा है, तब वाली कंडीशन में अगर आप किसी भी आंसर को टिक करते हो तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपका आंसर ज्यादा सही होगा
बजाय कि आप चारों आंसर में से ही पकड़ के अक्कड़ बक्कड़ किया और टिक लगा दिया, ठीक है। तो इस गेस जो आपका था ना, उससे थोड़ा सा बचेंगे और थोड़ा सा बेटर एफर्ट लगाएंगे गेस वर्क करने में भी, ठीक है। तो इससे देखो आप लोगों के स्कोर बिल्कुल बढ़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब आ जाते हैं इस सेक्शन में जहां पे आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे। तो देखो यहाँ पे रिवाइज कर लो जस्ट रैपिडली, मैं इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको जस्ट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स बताता जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आंसर्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मैं ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इनमें से हर एक क्वेश्चन या तो वो आरएमएस का जो जीके का पेपर है वहां से लिया है मैंने, या फिर जो आरआईएमसी का जीके का पेपर है मैंने वहां से लिया है, और करंट अफेयर्स की और बाकी जितनी भी मैंने क्लासेस अपलोड की है सारा का सारा उसी में से मैंने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अलग से आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाए, सिर्फ आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगा, तो आप को ये पता है कि ये कहाँ पे मिलता है, ओशन में मिलता है। तो अब ओशन से रिलेटेड यहाँ पे कोरल रीफ था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग लगाओ ऐसे, अगर ऑप्शंस को बदल दिया गया है ना तो भी आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम कहाँ है, तो आप बताएंगे साउथ अमेरिका में पंता नल में है, ठीक है। अब इंडिया में अगर मैं बात कर लूं तो सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। कौन सा वेटलैंड सिस्टम अभी रिसेंट न्यूज में रहा था, तो आप लोग बता देंगे कि राजस्थान का सांभर लेक था, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे उनकी डेथ देखने को मिल गई थी, ठीक है। और उसके पीछे एक डिजीज का भी हम लोगों ने नाम पढ़ा था कि उस डिजीज का नाम एवियन बॉटलिज्म है, ठीक है। वो भी आप लोगों ने पढ़ा। आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो वेटलैंड सिस्टम है उसके लिए रामसर साइट हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, और इंडिया में रिसेंटली 10 रामसर साइट और इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो टोटल रामसर साइट की जो काउंटिंग है वो इंडिया में कितनी है, चलो आप कमेंट कर दो, ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि लायन टेल्ड मकाऊ जो है वो किस जगह पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है इंडिया में। लेकिन अभी का अगर मैं मानूं तो लायन टेल मकाऊ के साथ साथ आप जो कोला है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये किस जगह पाया जाता है, क्योंकि ओनली हर्बीवोरस एनिमल है ये, तो वो भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जो फायर लगे थे जंगलों में उससे इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हुई है। आगे अगर हम देखें तो रेड डेटा बुक में क्या होता है, तो आप लोगों को बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि रेड डेटा बुक में क्या होता है, जितने भी एंडेंजर्ड वाइल्ड प्लांट या एनिमल्स हैं उनके बारे में गिवन होता है डेटा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो नेशनल पार्क है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया किस नेशनल पार्क में है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। फिर आपसे ये पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपके बुक के स्टार्टिंग में और एंड में जो कवर पेज है वहां पे आप लोग फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रियम्बल आप लोगों के बुक में ही छपा हुआ होता है। तो आप बचपन से अगर उसको देखते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको क्या पता चलेगा, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं रखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, ठीक है। अब ये वापस से देख लो, आपके जनरल अवेयरनेस पे है कि आप लोग बुक अगर पढ़ रहे हो तो उसका स्टार्टिंग पेज पढ़ा ही होगा अपने प्रीएम्बल के बारे में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में नहीं कहा गया, ठीक है, नॉट मेंशन्ड, बाकी सारे वहां पे मेंशन्ड हैं। आज ही आप लोग बुक में एनसीईआरटी में देख सकते हो, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस, यानी कि फॉरेनर्स को ये राइट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन सी राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक। आगे देखेंगे हम व्हाट इज मिनिमम एज। मिनिमम एज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट बनना हो तो यहाँ पे मिनिमम एज 35 ईयर्स रखे गए हैं। पूछा गया है कि जो रीजन है केप ऑफ गुड होप के आसपास का, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छी फिशिंग होती है, ठीक है। रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे बेंगलुआ करंट और अगुलहास करंट जो दो टाइप के वार्म और कोल्ड वाटर का मिक्सचर है, वहां पे बहुत ज्यादा जो प्लांटेशन है वो उगते हैं, जिसके कारण यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 4
लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने रबी एंड खरीफ क्रॉप इजीली अपने बुक्स में पढ़ा है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हो तो भैया आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे रबी क्रॉप के बारे में बात किया जा रहा है, और ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ही रबी क्रॉप हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विथ म्यांमार। याद करो, मैं प्रीवियस जो पेपर्स थे उसमें डिस्कस किया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, उसकी मैप को थोड़ा सा आप देख के जाओगे, ठीक है। अगर देखा होता तो आपको पता चलता कि असम जो है म्यांमार के बॉर्डर को शेयर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट गिवन है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया या तोता ए हिंद कहते हैं, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। बाबा फरीद को जिंदा पीर नहीं कहा जाता। जो हजार दीनारी सिस्टम है ये मलिक काफूर ने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि औरंगजेब के डेथ के बाद जो है जजिया टैक्स जो है अबॉलिश कर दिया गया था, तो जलंधर शाह के टाइम पे किया गया था। फिर आप देखेंगे कि फ्रॉम द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग चोल रूलर्स द गंगई कोंड चोलपुरम। नाम थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लगेगा क्योंकि ये साउथ इंडियन नेम्स है और नॉर्थ इंडियन पर्सन इसके लिए हैबिचुअल नहीं होते हैं। तो किस चोल रूलर ने गंगई कोंड चोलपुरम को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बात करेंगे राजेंद्र चोल फर्स्ट का, ठीक है। इन्होंने वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह भी बनाए थे। ये चोल डायनेस्टी में सबसे पॉपुलर किंग के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इनमें से किस मूवमेंट के टाइम किया गया था? तो आप लोगों को मैं बिल्कुल कहूंगा कि गांधी जी के जो मूवमेंट है उनको एक बार पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम किया गया था और इनके ईयर्स वगैरह को भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। जालियावाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो क्यों हुआ था, ठीक है, किसके कारण हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो था, जिसको बिना अपील दलील वाला कानून कहते थे, तो उसके अगेंस्ट में जब ये लोग क्या कर रहे थे, अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय की भी डेथ हुई थी, ठीक है। उसी के बाद जो सत्यपाल और किचलू है पंजाब के पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम पे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया था, जालियावाला बाग पे जब खड़े थे बैसाखी के दिन, उस टाइम पे इन पे गोलियां चलाई गई। तो वो सारा इवेंट आपको पता होना चाहिए। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। जब किसी भी रिएक्शन में जो हीट है, थर्मिक मींस हीट, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। और जब हीट जो है वो रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो जैसे ही आप लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। जब आप नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हो तो भी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक क्या है, ऑप्शन ए बच गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, which among the following is the correct description of bio element in human body? ह्यूमन बॉडी में बायो एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है। और वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, दैट मीन सबसे ज्यादा क्या, ठीक है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, देन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इस ऑर्डर को आप लोग याद रख लीजिएगा। एसिड रेन क्यों होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिससे क्या हो जाता है, एसिडिक रेन होती है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने अपने बुक में पढ़ा है और आपने ये भी पढ़ा है कि ताजमहल के ऊपर जो एसिड रेन के कारण उसका कलर जो है येलोइश हो रहा है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। इसके बाद जब आप देखेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है, इन स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे नॉमिनेटेड करेंगे हम यहाँ पे, तो ध्यानचंद अवार्ड से नॉमिनेट करेंगे। और अभी रिसेंटली ध्यानचंद डे भी गया था, ठीक है, किस दिन गया था कमेंट करो चलो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि कंट्री और वहां के नेशनल गेम जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही करेक्टली मैच थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड स्लैम जो है किस गेम से रिलेटेड है,
तो लॉन टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोगों से पूछा भी जाता है कई बार स्पोर्ट्स के बारे में। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, जिसे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, अभी रिसेंटली प्रीवियस 2 क्वेश्चन में ही गया, ठीक है। तो हम लोग अगस्त 29 को सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रख लीजिएगा, अभी रिसेंटली गया ही है, ठीक है। उसके बाद द टर्म वॉली, स्मैश और सर्विस, इनमें से किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे लॉन टेनिस से रिलेटेड है। हु स्टैब्लिश प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज को किसने स्टैब्लिश किया था? तो आप लोग बोलेंगे आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। Who among the following was the last ruler of slave dynasty, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना है कैकुबाद, ठीक है। बेसिकली ये जितने भी सल्तनत पीरियड के डायनेस्टी हैं आप लोगों के, इनके जो स्टैब्लिशर हैं वो और लास्ट रूलर जो हैं उनके बारे में एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, ठीक है। बाबर ठीक है। बाबर वाज सक्सीडेड टू मुगल थ्रोन किसके थ्रू? तो हुमायूं। पूरा का पूरा ऑर्डर आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा रूलर आया था, ठीक है। उसके बाद चलो एक काम करो, ये भी मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ कि किसके बाद कौन सा रूलर आया था, तो कमेंट कर दो, अभी आइडिया लग जाएगा कि कितनों को याद है, ठीक है। जनरल हु गेव द फायरिंग ऑर्डर इन जालियांवाला बाग मैसेकर, अभी अभी हम लोगों ने बात किया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल डायर ने ऐसा काम किया था, ठीक है। दीन ए इलाही जो है वो एक रिलीजियस प्रॉम्प्ट था, किसके थ्रू? तो अकबर के थ्रू, क्योंकि ये चाहता था कि सारे के सारे जो रिलीजियस फॉर्म्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करें, ठीक है। विच ऑफ द एक्ट मेड गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट ने बनाया? तो आप बताएंगे चार्टर एक्ट 1833। तो इसी टाइम पे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा गवर्नर था बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना था, ठीक है। एक ही पर्सन होगा, क्योंकि अगर उसकी पोस्ट को ही आप हायर ऑर्डर में ले जा रहे हैं तो वही पर्सन बनेगा ना। तो कौन था वो? कमेंट करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक श्रीनगर टू लेह, ठीक है। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कौन करता है? तो जोजिला पास करता है। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल 370 और 35A का एबॉलिशन के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि दोनों के फर्स्ट ल्यूटेंट गवर्नर कौन है, ठीक है। दोनों के नाम कमेंट कर सकते हो आप लोग। अगला है एक थर्मस फ्लास्क है जो कि क्या करता है? हीट को लॉस और गेन करने से रोकता है, ठीक है। तो रीजन क्या है? तो इस टाइप में जो रेडिएशंस होता है उससे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज में आपको पता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट अगर ऑक्सीडेशन में बनता है, रिडक्शन में भी बनता है और डीकम्पोजिशन में भी बनता है, जबकि सब्लिमेशन में क्या होता है? फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। तो फॉर्म चेंज होना क्या है? फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज फ्री ऑफ क्लाउड? कहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते? तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका आंसर होगा। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूबी क्विटोस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग करेक्ट करेंगे। Which of the following article of the Constitution provide that the Speaker shall have an exercise a casting vote in the case of an equality of vote, ठीक है। जब कभी भी इक्वल वोट आ जाए तो वहां का जो स्पीकर होगा वो अपना एक कास्टिंग वोट कर सकता है। इसका प्रोविजन आर्टिकल 100 के अंदर है, ठीक है। Who was the contemporary of पुष्यमित्र सुंग, यानी कि पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे कौन था? तो आप बताएंगे हेलियोडोरस था। आरआईएमसी की फाउंडेशन कब हुई है? तो यहाँ तो आपसे पूछने की बात ही नहीं आती, आरआईएमसी में ही जाना चाह रहे हैं, तो ये तो आप लोगों का गलत नहीं हो सकता। 13 मार्च के दिन, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट से लड़ने के लिए हम किस दिन को डिवोट करते हैं? तो 17 जून करेक्ट होगा। लोनर लेक का रंग अभी बदल के क्या हो गया था? पिंक हो गया था। तो लोनर लेक कहाँ है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। ये सारे मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। तो वो आई होप आप लोगों ने किया ही होगा, ठीक है। डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस किस दिन? तो आप बताएंगे 19 जून। देखो यहाँ पे जून के कुछ डेट्स को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपका प्रीवियस पेपर जो है जून में ही होना था, ठीक है। तो उसी के आसपास अगर एग्जाम की डेट शिफ्ट हुई है, ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि उसके आसपास के डेट्स आपसे पूछ लिए जा सकते हो। तो विच ऑफ द साइक्लोन हिट
ठीक है। इंडिया में कौन सा साइक्लोन आया था, तो आप बताएंगे अभी रिसेंटली मई में अम्फन साइक्लोन आया था। बीडी साकेतकर कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है बॉर्डर एरियाज में चाइना के साथ, नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारे टेंशन्स चलते रहते हैं। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक कमेटी ने रिकमेंड किया है और इस कमेटी का नाम बीडी साकेतकर कमेटी है। ठीक है। फिर पूछा गया कि 11th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 किसने होस्ट करना है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश इसे होस्ट करने वाला है। किस चाइनीज राइटर ने एक बुक लिखा था वुहान डायरी, ठीक है। ये बेसिकली कोरोना टाइम पीरियड के लॉकडाउन से रिलेटेड है। बुक का पूरा नाम वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी। तो ऑथर का नाम क्या आ जाएगा, फांग फांग है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है डिफेंस में। एफडीआई बेसिकली क्या होता है, तो हल्का सा समझ लो कि अदर कंट्रीज जो हैं यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट डेवलपमेंट में पैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना कर सकते हैं, तो 74% को हम लोगों ने अप्रूवल दे दिया है। Recently, a team for researcher at the University of Hawaii at Manoa has declared Dash a Earth biggest and hottest sealed volcano। ठीक है, किस वॉल्केनो को अर्थ का सबसे बड़ा और हॉटेस्ट शील्ड वॉल्केनो के रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो आप बोलेंगे पुहा होनू को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम, ठीक है, जिसमें 100% सोलराइजेशन होगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सोलर पैनल लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, कोणार्क सन टेम्पल में। तो ये सन टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, तो आप बताएंगे उड़ीसा के अंदर स्टैब्लिश है। उसके बाद इंडिया जो था 19 मई 2020 को इलेक्ट होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, तो आप बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम याद रखिएगा, कितने कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ये कब स्टैब्लिश हुआ था और इसका मोटो क्या है। एटलीस्ट इतनी चीजें तो आप लोग याद करके जाइएगा। रिसेंटली एक फूड पार्क खोला जा रहा है जोरम के अंदर। जोरम कहाँ है, तो ये बताएंगे मिजोरम के अंदर है। ठीक है, नाम देखो मिलता जुलता है, तो गेस वर्क में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जोरम मिजोरम, ठीक है। लास्ट के ORAM कॉमन है, ठीक है, या फिर आप ये कह दो ना ZORAM, दोनों में ही कॉमन है। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर जो थे बलदेव सिंह सड़कनामा ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है, सूरज कदे मरदा नहीं। ठीक है, ये किस फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे उधम सिंह से रिलेटेड है। 2020 का नेल्सन मंडेला प्राइज किसे मिला, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे मरियाना वर्दी नोयानिस और मोरी साना कुयोते, इन दोनों को मिला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। फिर देखेंगे एक होप प्रोब है, इसे लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है लॉन्च बाय विच कंट्री, तो आपका आंसर क्या होगा, जापान। लेकिन ये किस कंट्री का है, तो आप यहाँ पे बता देंगे यूएई का है। ठीक है, यूएई का स्पेस मिशन है होप प्रोब, जिसे लॉन्च किसने किया है, जापान ने किया है। तो क्वेश्चन पूछने के लैंग्वेज से आपका आंसर चेंज हो जाता है, उसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। Which of the following country get observer state in WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर स्टेट किसे दिया गया, तो तुर्कमेनिस्तान आपका आंसर होगा। Which of the following day was observed as World Heritage Day? वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग कब मनाते हैं, 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। साथ ही में रिलेट करके याद कर लेना कि जयपुर परकोटे को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में एक्नॉलेज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि इंडियन क्रिकेटर जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया क्रिकिंगडम का, वो कौन है, तो रोहित शर्मा है। ठीक है, अर्थ डे किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, ये तो आपको बेसिकली याद ही होगा, 22 अप्रैल के दिन। और मेरे को एक चीज बताओ कि 5 जून को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कमेंट करो। नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, ये 24 अप्रैल को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 जो है वो 24 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया। ठीक है, बेसिक एम क्या था, लोगों को इम्यूनाइज किया जा सके डिजीज से लिए।
और इंडिया में जो एक कोविड-19 से रिलेटेड टेस्टिंग किट है, ठीक है, इसका नाम रखा गया फेलुदा, ठीक है। ये किस कैरेक्टर से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे सत्यजीत रे की स्टोरी में एक डिटेक्टिव था ब्योमकेश बख्शी में, जिसका नाम क्या था? फेलुदा, उससे रिलेटेड या एसोसिएटेड है। कौन सा ऐप है जो 50 मिलियन डाउनलोड के साथ रिकॉर्ड बनाता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट डाउनलोडेड ऐप, वो भी सिर्फ 13 डे में? तो आप बताएंगे आरोग्य सेतु ऐप, और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है ताकि कोविड स्प्रेड से बचा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया कि हु हैज बीन चूजन एज द एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस आई एम बैडमिंटन का जो अवेयरनेस कैंप था उसके लिए? तो आप बताएंगे इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु। रिसेंटली नॉर्मन हंटर जो है उनकी डेथ हो गई कोरोना वायरस की वजह से। इनको हम बिट्स योर लेग्स के नाम से भी जानते हैं। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो आप बताएंगे कि ये फुटबॉलर थे, ठीक है। ऑस्कर विनर जीन डियाच का डेथ हो गया, और ये तो आप लोग बहुत इजीली इनको जानते होंगे। ये एनिमेटर थे, तो टॉम एंड जेरी और भी जितने कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने ही प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। रिसेंटली विच माउंटेन लिट अप विथ इंडियन फ्लैग? तो आप लोग बताएंगे मैटरहॉर्न को इंडियन फ्लैग के साथ लिट किया गया था, ठीक है। रीजन था कि इंडिया ने कोविड स्प्रेड को रोकने के लिए जो अपने वर्क किए हैं उसे प्रेज करना, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद, इन्होंने प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस टू अमेंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट को अपना परमिशन दे दिया, यानी कि आप एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वो चेंजेस करके आप क्या कर सकते हैं? कोविड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि ये डिजीज एक्ट 1897 में बना हुआ था, ठीक है। और इसी एपिडेमिक डिजीज एक्ट की वजह से आप बोल सकते हैं कि जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, ठीक है, उसका प्रोविजन भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट में ही दिया गया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे एशली कूपर का भी डेथ हुआ, ये विंबलडन से रिलेटेड थे, ठीक है। आप देखेंगे बलबीर सिंह दोसांझ का डेथ हुआ था, ये किससे रिलेटेड थे? तो आप बताएंगे हॉकी से रिलेटेड थे। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन किसने लिखी? तो रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी थी, जिसमें अपने बचपन के एक्सपेरिमेंट उन्होंने या जो एक्सपीरियंस है उनको वहां पे इन्होंने लिखा है। मीराबाई चानू जो है ये नॉमिनेट हुई है अर्जुन अवार्ड के लिए, कौन से गेम से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली आपने देखा हो कि जो एक्टर है इरफान खान, इनकी डेथ हो गई थी। इन्हें पद्मश्री किस ईयर में मिला था, ठीक है? तो आप बता देंगे 2011 में मिला था। चुन्नी गोस्वामी की भी अभी डेथ हुई है, ये किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे फुटबॉलर थे। रिसेंटली जो सार्क की हेल्थ मिनिस्टर की जो मीटिंग है या कॉन्फ्रेंस है उसे किसने होस्ट किया था, ठीक है? वर्चुअल मीटिंग थी, तो इसे होस्ट किया था पाकिस्तान ने। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताया कि मैं किस टाइप से आप लोगों को टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाया था, और अभी भी कोई टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहता है तो लिंक ले सकता है मुझसे व्हाट्सएप पे, ठीक है, और वहां पे आप लोग इसे सबमिट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि टेस्ट सिर्फ 2 दिन के लिए ही था, तो रैंकिंग इन बच्चों की ही काउंट की जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग सबमिट करके अपने स्कोर वगैरह को चेक कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो पार्ट 2 था उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे जुड़ना, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे और इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।